अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, वो सॉलिड है या होलो है, तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, बाहर, अंदर, ये तो निकालना बहुत आसान लगता है, अपने बोर्ड के सिलेबस में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो स्फीयर सॉलिड स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, तब भी क्या हम उस क्वेश्चन को आसान समझते हैं? आसान होता है वो क्वेश्चन। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें स्फीयर सॉलिड है लेकिन डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग है। बहुत आसानी से मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ। और हाँ, इससे डर कर जिस क्वेश्चन को लोग छोड़ देते हैं वो डर भी दूर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में पूछा भी गया है। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज की वीडियो में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चार्ज Q, 2Q और 4Q तीन चार्जेस हैं। वो तीन स्फीयर्स हैं जो डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स हैं, उन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये चार्जेस। इन स्फीयर्स की रेडियस पहले स्फीयर की है r/2, दूसरे की r और तीसरी की 2r है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r/2 रेडियस वाले पर चार्ज Q दिया जा रहा है, r रेडियस पर 2Q और 2r रेडियस वाले पर 4Q चार्ज दिया जा रहा है। और कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो, इस लाइन के बाद खुद समझ में आना चाहिए कि स्फीयर अगर डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है और ये कह दिया जाता है कि खाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप जहां चार्ज देंगे वो वहीं रुका रहेगा। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग। क्वेश्चन में खुद से लिखा हुआ है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब हुआ कि अब ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग है उसके जैसा बिहेव करेगा दो केसेस के लिए, जब पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी सरफेस पर हो और बाहर हो। तो ये तो आपको आता ही है। केवल सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है उसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, जैसे होलो स्फेरिकल शेल में होता है। बस इतनी सी बात समझ लेनी है और इस क्वेश्चन को आप बहुत टफ मान लेते हो। आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर जो फिगर के अकॉर्डिंग तीनों चार्जेस तीनों स्फीयर्स पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिए गए हैं और कोई पॉइंट P ऐसा लिया जाता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से r है, और उस पॉइंट P पर तीनों केसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं E1, E2, E3 के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो उसके बाहर कोई पॉइंट P, उसकी सरफेस पर और उसके अंदर अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं r रेडियस वाला है, चार्ज इसको दिया गया है Q, बाहर कोई पॉइंट P है, सेंटर से उसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। गॉस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर उसके पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक, P से होती हुई एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना लेंगे। अब इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। फ्लक्स E इंटू 4πr² इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो पूरा चार्ज है, इसी स्फीयर पे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे E कितना आ गया? Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, इसको 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया गया। तो KQ/r², यहाँ R क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो सरफेस के बाहर है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। अब ये फॉर्मूला होलो स्फेरिकल शेल के लिए भी तो होता है, सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग है उसके लिए भी तो होता है, तो ये तो आपको आता ही है। यही फॉर्मूला जब कोई पॉइंट स्फेरिकल सरफेस पर ले लिया जाए तब भी हो जाएगा। यहाँ r की जगह क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सरफेस। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता है, और ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग हो या होलो हो, ये दोनों फॉर्मूले उसके लिए होते हैं। फर्क क्या है? कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ क्या है? डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बस इतनी सी बात आपको देखनी है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जान लीजिए कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लेते हैं। ये भी गॉस थ्योरम से लगाएंगे। मान लेते हैं r रेडियस का नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है,
एक पॉइंट P इसके सेंटर से डिस्टेंस r पर है, तो गॉसियन सरफेस फिर से हमने ड्रॉ कर ली, तो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हो गई स्मॉल r वाली। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या होगा, चाहे हम पूरे स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लें, चाहे गॉसियन सरफेस से अज्यूम्ड स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लें, वॉल्यूम में स्फीयर के लिए वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे स्फीयर के लिए बराबर होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गॉसियन सरफेस से बने हुए गॉसियन डिस्टेंस जो हमने ये बनाई डॉटेड वाली इस स्फीयर के स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर के लिए। पूरा चार्ज तो स्फीयर पर है जो r रेडियस का है, अंदर जो भी स्मॉल r रेडियस का एक दूसरा गॉसियन स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर माना गया है, उस पर चार्ज पूरा तो नहीं होगा ना, उस पर चार्ज मान लेते हैं, मान लीजिए वो q डैश होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो पूरा चार्ज अपॉन पूरा वॉल्यूम q बाई v लिख लिया, इक्वल टू गॉसियन स्फीयर पर चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले से देखिए पूरा चार्ज q है और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। गॉसियन सरफेस से बने स्फीयर का चार्ज मान लिया q डैश है, उसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इससे इस पॉइंट P पर जो इनसाइड है r रेडियस के स्फीयर पर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें निकालना है, तो चार्ज तो q डैश कितना आ गया q r क्यूब अपॉन r क्यूब। अब फिर से गॉस थ्योरम लगा दी कि इस पॉइंट से होकर जाने वाली जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए जो स्फीयर बन रहा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर E है, तो E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस पर चार्ज q डैश निकाल ही चुके हम, q डैश की वैल्यू रख दी। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, बल्कि कैसे वेरी करता है, E प्रोपोर्शनल टू R, यानी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, जब तक वो पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। इन्हीं फॉर्मूलों को अब दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहाँ तीनों के तीनों सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन पॉइंट की पोजीशन फिगर जो दिया गया है उससे पहले देख लो, हर बार में लिखा गया है कि पॉइंट P डिस्टेंस r पर है और हर एक की रेडियस यहां पर दी गई है। तो पहले केस में देखो पॉइंट P सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r पर, तो यहां पर सरफेस से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/2, क्योंकि ये r/2 ये भी तो है डिस्टेंस और ये r/2 को टोटल डिस्टेंस r हो गई। अब देखना है कि E1 की वैल्यू क्या आएगी, इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या फॉर्मूला है जो सबसे पहले निकाला है, E1 इक्वल टू क्या है KQ अपॉन R स्क्वायर। ये R क्या थी, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ पर वो पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r है, तो कितना हो गया ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर। अब बात करते हैं दूसरे स्फीयर के लिए। दूसरे स्फीयर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, E2 पॉइंट कहाँ है P, उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है r, और इस स्फीयर की रेडियस भी कितनी है r। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम E2, तो E2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में Q रखना है, तो देखो इस पर चार्ज कितना दिया गया है 2Q, तो यहाँ 2Q लिखेंगे, और R रेडियस है तो यहाँ पर क्या लिख दिया R स्क्वायर। ठीक, तीसरे के लिए आते हैं। तीसरे के लिए देखो E3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब E3 इक्वल टू क्या है K1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है QR अपॉन R क्यूब, तो K तो लिख लिया। Q जो चार्ज गिवन है, यहां पर चार्ज गिवन कितना है 4Q, तो लिख दिया 4Q इंटू स्मॉल r, स्मॉल r डिस्टेंस, हर बार पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से r है तो r लिख लिया, अपॉन r क्यूब रेडियस क्यूब, रेडियस कितनी है यहाँ पर 2r, यानी 2r का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा देखो K
4QR अपॉन 8R क्यूब। अब इससे E3 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई? E3 की वैल्यू आ जाती है R से, ये R क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा, K क्यूब अपॉन 2R स्क्वायर। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखो, K क्यूब बाई R स्क्वायर E1 है ना, तो E1 का ये डबल ही तो है, और E3 देखो K क्यूब बाई R स्क्वायर का हाफ है, तो ये E1 का हाफ है। तो सबसे बड़ा तो E2 हुआ ना, बस अब कंपैरिजन कर लिया। तो जो सबसे बड़ा E2 हुआ, उसके बाद E1 हुआ, उसके बाद E3 हुआ। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया? E2, E1 देन E3। ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, E2, E1, E3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाने में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन और उससे पॉइंट पी जो इनसाइड वाला है, केवल यही केस डिफरेंट रहा, बाकी दोनों पोर्शंस आप सॉल्व ही करते हो सरफेस पर और सरफेस के बाहर। जो कंडक्टिंग स्फीयर हो, शेल हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सबके लिए सेम होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।